freedom of speech for the press has been specifically mentioned in the US Constitution, but Indian Constitution, it is implied, it is not specifically mentioned. It does not mean the free press has no freedom in India. But in the direct wordings under Article 19(1)(a), freedom of speech has not been mentioned. जो 91(a) इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो है, जो करस्पॉन्ड करता है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से, जो दो नोटेबल फीचर्स हैं फ्रीडम ऑफ प्रेस, तो अनलाइक आर्टिकल 19(1)(a), यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रीडम ऑफ प्रेस का स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है. क्लियर? And no restriction or mention of freedom of speech, unlike 19(2). यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में 19(2) की तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दिया गया है कि वह 19(1) को कंट्रोल करे. तो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आप कंपेयर करने की कोशिश करिए. Hope there is no confusion. The moment you find some confusion, you write straight away. जो आर्टिकल 19(1) है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का और जो प्रोविजन है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन का, दो नोटेबल फीचर है. 19(1)(a) में जो मेंशन नहीं है फ्रीडम ऑफ प्रेस का, उसका मेंशन है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में. पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, जो रिस्ट्रिक्शंस दिए गए हैं 19(2) में, वह यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिए गए हैं. तो अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट, नेक्स्ट पॉइंट, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन 105, 194 एंड 19(1)(a), बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट थी. 105 और 194 क्या है? प्रिविलेज ऑफ द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर. 105 एंड 194 क्या है? प्रिविलेज टू द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर. अगर 19(1)(e) में और इसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, प्रिविलेज प्रेफरेंस किसको मिलेगा? ये बहुत अच्छा सवाल है. प्रीलिम्स का मेंस हो सकता है कि अगर 19(1)(a) में और 105, you can read from your bare act, the constitution, what is 105 and what is 194. In the nutshell, 105 and 194 is speaking about the privileges given to the parliament and state legislature respectively. Therefore, if there is a contradiction, conflict between 19(1)(a) and 105 or 194, then the preference will be given to the privileges given to the legislature. Hope it's clear? Yes or no? Come fast. अब हम जरा इसका कंपैरिजन करते हैं, क्योंकि यह सवाल मेंस का अच्छा सवाल है. लेट्स ट्रेवल अ बिट अबाउट द मेंस पार्ट. कि अगर कंपेयर करना हो 19(1)(a) को 105 एंड 194, दोनों एक ही चीज है. बस फर्क क्या है? एक पार्लियामेंट के लिए है, एक स्टेट लेजिस्लेचर के लिए है. If you open the 105 and 194 in your bare act, you find it that one is representing the privileges given to the parliament and that is representing the privileges given to the state legislature. So if I compare these to the first 19(1)(a) citizen is not every citizen. किसको मिला है? Only members of the legislative bodies. एकदम आसान है कि जो अनुच्छेद 19(1)(a) है, 19(1) का है, वह भारतीय नागरिकों को प्राप्त है. हर भारतीय नागरिक को प्राप्त है. जो 105 और 194 है, यह हर भारतीय को प्राप्त नहीं है. यह सिर्फ संसद और विधानसभा, विधान परिषद के सदस्यों को प्राप्त है. सेकंड, फ्रीडम ऑफ स्पीच जो 105 और 194 में है, यह लिमिटेड पीरियड के लिए, जब तक उनके पास मेंबरशिप है. The moment they will lose the membership by any reason,
they will not have the privilege given in 105 or 194. लेकिन जो आर्टिकल 19(1)(a) का फंडामेंटल राइट है यह इनएलिजिबल है, यह किसी भी परिस्थिति में समाप्त नहीं होता। तो यह एक सतत काल का दिया गया अधिकार है, यह कुछ कंडीशन में कुछ समय के लिए दिया गया अधिकार। नंबर 3, जो कॉन्स्टिट्यूशन राइट है फ्री स्पीच का, इसका एक ज्योग्राफिकल लिमिटेशन है। यह लेजिस्लेटिव बॉडीज की प्रेमाइस में ही लिमिटेड है। लेजिस्लेटिव बॉडीज की प्रेमाइस के बाहर इसका कोई नहीं है। 19(1)(a) has no geographical limitations. Fine. 19(1)(a) के साथ क्या है, इसमें 19(1)(2) का लिमिटेशन है। 19(1)(a) is limited by the provisions written down in 19(2), but Article 105 or 194 is not subject to such limitations. तो जो freedom prescribed है under 105 or 194 is limited by opening clause of these two articles. आप 105 को खोलिए, just open 105, just open 105. आपको इंटरेस्टिंग पार्ट मिलेगा। जस्ट ओपन 105 and try to start seeing the opening words of 105. Subject to the provisions of this constitutions, subject to provisions of this constitution and to the rules and standing order regulating the procedure of parliament. If you read the opening clause क्या है? Subject to other provisions of the constitution. दूसरा क्या है? रूल्स एंड स्टैंडिंग ऑर्डर्स। इससे एक एक्सप्रेस लिमिटेशन क्या है? आर्टिकल 121 में और 211 में है, जो क्या होता है कि लेजिस्लेटिव बॉडीज जो है कंडक्ट ऑफ एनी जज पर कोई डिस्कशन नहीं करेंगी। अगर वह अपनी डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज कर रही हैं, आर्टिकल 118 एंड 208 ऑथराइज करती है लेजिस्लेटिव बॉडीज को टू मेक ए रूल्स फॉर रेगुलेटिंग दैट प्रोसीजर। अब आप फॉर द मोमेंट यू जस्ट ओपन दीज 4 आर्टिकल्स 105, 194, 121, 211, 118, 208 ओपन करिए, ओपन एक एक चलते हैं। पहले आप ओपन करिए 105। 105 क्या बात करता है? हम लोग सिंपल पढ़ते हैं, डिटेल हम पढ़ेंगे, हम पार्लियामेंट पढ़ेंगे, सिंपल पढ़ते हैं। फॉर द लिमिटेड पर्पस ऑफ दिस क्वेश्चन व्हिच आई प्रिपेयर्ड फॉर यू फॉर द मेंस, ये मेंस का मैंने एक सवाल बनाया आपके लिए। आई विल फ्रेम द क्वेश्चन कि हाउ आई वांटेड टू टेक यू फॉर द मेंस। जो 105 है ये बात किसके लिए करता है? पार्लियामेंट की प्रिविलेजेस की। नाउ मूव ऑन टू, आप एक लाइन लिखिए अपनी कॉपी में, जस्ट वन लाइन। 105 डैश इज स्पीकिंग अबाउट द प्रिविलेजेस ऑफ द पार्लियामेंट। अनुच्छेद 105 संसद के विशेषाधिकारों की बात करता है। चलिए दूसरा क्या है? 194, ओपन 194, ओपन 194। उसमें क्या है? मिल गया? पावर्स प्रिविलेजेस of the House of Legislature and of the members and committees thereof। तो आप क्या लिखो? लिखो 194। 105 194 almost same है। 194 dash is speaking about the privileges of the state legislature। इतना लिखो, ज्यादा मत लिखो। अब ओपन करिए 121, ओपन 121। मिल गया? नहीं मिला? 121 क्या बोलता है? रिस्ट्रिक्शंस ऑन डिस्कशन इन पार्लियामेंट। ये क्या बोलता है कि किसी भी जज, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज के कंडक्ट पे आप कोई डिस्कशन नहीं करेंगे जो वह अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में काम कर रहा है। नाउ ओपन 211,
अगर आप इसको नहीं लिखेंगे क्वेश्चन इज इनकम्प्लीट। नाउ ओपन 211 restriction on discussion in legislature. No discussion shall take place in the legislature of the state with respect of conduct any of the Supreme Court or High Court. देखिए ये स्टॉप कर रहा है पार्लियामेंट को, ये स्टॉप कर रहा है स्टेट लेजिस्लेचर। नाउ ओपन 118, ओपन 118 चलिए क्या है रूल्स ऑफ प्रोसीजर। यह बात करता है कि जो पार्लियामेंट है वह अपने रूल्स ऑफ प्रोसीजर को बनाएगा। असल हो 118 डैश रूल्स ऑफ प्रोसीजर फॉर द पार्लियामेंट will be made by each house। आप इसमें ध्यान दिए, ईच हाउस, लोकसभा अपना बनाएगा, राज्यसभा अपना बनाएगा। राइट ऑन ईच हाउस। जो 118 क्या बोलता है कि जो हाउस ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट मेक रूल्स फॉर रेगुलेटिंग सब्जेक्ट टू पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज प्रोसीजर एंड द कंडक्ट। नाउ ओपन 208 सेम चीज जो इसके लिए हो रही है वह हो रही है राज्य के लिए। ओपन टू 208 rules of a house of the legislature of the state may make rules for regulating subject clause of the constitution, its procedure and conduct of its business। ये क्या हो गए, क्या हो गए? तो now you come limitations on the legislative bodies। अब इस सवाल को फ्रेम करो। Now frame the question, what are the limitations of the legislative bodies for the expression। देखिए सवाल किस तरह बनेगा ये अब आपका दिमाग है। आपको मैंने एक लीड दे दी कि हाउ while interpreting while understanding 19(1)(a we need to understand a holistic view कि 19(1)(a कैसे कैसे आगे बढ़ता है। तो 19(1)(a का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जो लिमिटेशन इंपोज हो रही है 19(2) के द्वारा, 19(1)(a पर लिमिटेशन 19(2) इंपोज कर दे रहा है। लेकिन जो आर्टिकल 105 194 में जो प्रिविलेज दी गई है उसमें ऐसे लिमिटेशन नहीं है। लेकिन फिर लिमिटेशन क्या है, अब आते हैं स्पेसिफिक सवाल पे कि व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑन द पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। संसदीय विशेषाधिकारों पर वे बाध्यताएं क्या है, लिमिटेशन क्या है। देन यू आर ट्रेवलिंग टू 105 194 121 111 118 208। अगर इसका आप जिक्र नहीं करेंगे मार्क्स बिल्कुल नहीं मिलेगा। जो भी आपकी आंसर शीट का मॉडल क्वेश्चन पेपर बनेगा उसमें 100% होगा। और मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है आप लोगों को पढ़ाने के लिए, इवन द जुडिशरी बॉयज एंड गर्ल्स नॉट अवेयर ऑफ दिस। मुझे सिविल सर्विसेज में बहुत कम लोग मिले जिन्होंने इस चीज को बड़े कंट्रोल किया हो। आई फाउंड रियली द जुडिशियल बॉयज एंड गर्ल्स हैव एबल टू कंट्रोल दिस। दैट्स व्हाई वी आर नॉट गेटिंग द गुड मार्क्स। मैं हमेशा सुनता हूं साहब मुझको मार्क्स नहीं मिल रहा है, मार्क्स नहीं मिलते हैं, हम लोग तो साथ ठीक से मार्क्स नहीं आता। उसका रीजन क्या है, हम लोग ऐसे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। एनीवन डाउट्स, एनी रिपीटिशन, एनी प्रॉब्लम? वेरी नाइस। अभिनव मौर्य आप 5वीं 6वीं बार पढ़ रहे हो पॉलिटी। मेरे ख्याल से अभिनव मौर्य ने इतनी बार पॉलिटी पढ़ी तक किसी ने पढ़ा होगा। 2019 से पढ़ रहे हैं ये। वेरी गुड वेरी गुड। अब क्वेश्चन नहीं क्या है, the totality of right enjoyed by legislature include freedom to speak on the floor of the house are merely privileges governed by article 105 and not fundamental। इस पे आपका बिल्कुल राइट आंसर है। और आपने सुना होगा नेशनल एंथम और नेशनल फ्लैग पर कैसे आर्टिकल 19(1)(a फंडामेंटल राइट काम करता है। क्या राइट टू फ्लाई द फ्लैग किससे रेगुलेटेड होता है? राइट टू फ्लाई द फ्लैग इससे रेगुलेट होता है। आप देखिए इसको, एम्बलम एंड नेम्स प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज 19
50 and the Prevention of Insults to National Honor Act 1971। तो फ्लैग को फहराने का, फर्स्ट करने का जो राइट है या जो लाइबिलिटी है, जो इशू यहां करता है, नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग, नेशनल फ्लैग क्या है? ये हमारे नेशनल राष्ट्रीयता के एक सेकुलर धर्म निरपेक्ष सिंबल है। यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, सब सुप्रीम कोर्ट लाइन है ये सब। फीलिंग्स ऑफ लॉयल्टी, कमिटमेंट, पैट्रियोटिज्म कैन बी जज्ड not only by giving effect to the constitutionalism but also on their secularism। बहुत अच्छा पॉइंट है आपके GS 4 के लिए, इसको आप बिल्कुल याद करिए कि सवाल क्या है, व्हाट इज द क्वेश्चन, कि हमारे फ्लैग को, नेशनल एम्बलम को, फ्लैग को रिस्पेक्ट क्यों किया जाना चाहिए, व्हाट इज द रीजन टू बी रिस्पेक्टेड। अब आप इसमें ये शब्दों का भी याद करिए, आप इसको कहीं लिखिए अपनी कॉपी में, यह लॉयल्टी, फीलिंग्स ऑफ लॉयल्टी, कमिटमेंट, पैट्रियोटिज्म, यह जज कैसे होगा? सेकुलर सिंबल्स के रिस्पेक्ट से। अगर आप सेकुलर सिंबल्स का रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो आपको शायद यह प्राप्त नहीं होगा। अनरिस्ट्रिक्टेड यूज ऑफ नेशनल फ्लैग, कॉमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेशनल फ्लैग, अगर यह आप करते हो तो उसका सम्मान नहीं करते हो। तो फ्लैग कोड बनाया गया है, यह आर्टिकल 13(3)(a) की तहत लॉ नहीं है। इट इज नॉट लॉ अंडर आर्टिकल 13(3)(a) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो पर्पस है आर्टिकल 19(2) का, इसका पर्पस फ्री एक्सप्रेशन को रेगुलेट करना नहीं है। तो राइट ऑफ फ्लाइंग द नेशनल फ्लैग, the purpose of the clause 2 of the would not the free exercise of right of flying national flag। लेकिन जो अल्टीमेट एनालिसिस है, नेशनल फ्लैग को आप किसी तरह से आप अपमानित नहीं कर सकते, कैन नॉट सपोर्ट एनी इंडिग्निटी, आप उसको किसी तरह अपमानित नहीं कर सकते हो। तो फ्लैग कोड क्या करता है? ये प्रोवाइड करता है प्रिजर्विंग रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी ऑफ द नेशनल फ्लैग। और जो सेकुलर सिंबल है इसको कंट्री फॉलो करे। जो इंटायर इशू है, अब इसको और आगे बढ़िए, जो इंटायर इशू है फ्लैग कोड का, जो 91 से स्टार्ट कर रहे हैं हम, इसको 51(a)(h) अपनी 51(a)(h) जो फिलॉसफी है, रीड 51(a)(h), जस्ट रीड इट, जस्ट रीड 51(a)(h)। मिल गया? टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर इसमें इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, मिला? एंड 51(b) टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज व्हिच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। हमारा जो नेशनल फ्लैग है ये हमारे स्ट्रगल से निकला हुआ है। तो 51(a)(h), 51(a)(b), आप इसके सहारे समझने की कोशिश करिए कि जो हमारा नेशनल फ्लैग का सम्मान है वह किस तरह होना चाहिए। राइट टू साइलेंस, जो राइट टू स्पीच है इसमें राइट टू साइलेंस भी आता है। यह इंप्लाई करता है फ्रीडम नॉट टू लिसन, नॉट टू फोर्स टू लिसन। इसी आर्गुमेंट पर लाउड स्पीकर पर बैन लगता है। एक सवाल क्या हो गया, लाउड स्पीकर पर बैन किस आर्टिकल के तहत लगता है, लाउड स्पीकर पे बैन किस सिद्धांत के तहत लगता है? तो आपने आर्टिकल 19(1)(a) भी लिया और साथ में आपने लिखा राइट टू साइलेंस, राइट टू नॉट टू लिसन। तो एक पर्सन क्या सुनना चाहता है वो उसकी इच्छा पर है, इसलिए राइट टू यूज जो लाइफ जो लाउड स्पीकर है वह भी आर्टिकल 19 के तहत गवर्न होना चाहिए।
और यह एक फंडामेंटल राइट नहीं है कि आप अनलिमिटेड यूज करो। तो इट्स यूज इज नॉट ए मैटर ऑफ राइट और पार्ट ऑफ राइट गाइड बाय आर्टिकल 19(1). तो आप जो लाउड स्पीकर का इस्तेमाल है वह लिमिटेड है। राइट टू रिसीव इंफॉर्मेशन, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच ऑफ एक्सप्रेस ये इंक्लूड करता है कि हमारा जो राइट है इंफॉर्मेशन का, इंफॉर्मेशन को प्राप्त करना, डिस्मेट करना, ये भी हमारे इसी राइट का पार्ट है। इवन ए मैनिफेस्टेशन ऑफ एन इमोशन विदाउट वर्ड्स, यह भी अमाउंट करता है एक्सप्रेशन को। तो जो म्यूजिक है, पेंटिंग है, यह भी एक्सप्रेशन का पार्ट है। बैलेट पेपर क्या है? इट इज ए वोटर्स चॉइस, इट इज पार्ट ऑफ एक्सप्रेशन। इसी से निकलता है राइट टू नो योर रिप्रेजेंटेटिव, उसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, उसके बारे में इंफॉर्मेशन। तो फंडामेंटल राइट क्या है? यह कॉम्पोनेंट है, इलेक्टोरल राइट और फंडामेंटल राइट साथ होते हैं। इसलिए वोटर के पास फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 91A कि वह अपने कैंडिडेट के बारे में, एंटीसेडेंट्स ऑफ द कैंडिडेट शुड नो। इसलिए अगर कोई लॉ बनता है जो रिस्ट्रिक्ट करता है right of the voter, then it will be ultra-virus. Try to understand this. Try to read again. कि how right to vote involved 19(1)A, and right to vote has the inherent characteristics of knowing the educational, criminal, and the property of the acquired property of the candidates. It's clear, not clear? देखिए, सवाल जो आएंगे ऐसे ही आएंगे जहां आपके कॉन्सेप्ट की टेस्टिंग की जाएगी। मैं हर बार रिपीट करता हूं कि आप इस बात की उम्मीद बिल्कुल ना करें कि आपसे कोई 19(1)A पूछने जा रहा है, या आपसे कोई पूछने जा रहा है कि हमारा जो अभिव्यक्ति स्वतंत्रता है, राइट टू एक्सप्रेशन है, अंडर विच आर्टिकल इट इज रिटन, and what is the right to express? No, they will not ask it. If you see previous 2-3 questions, you will find it. Anyone has any doubt? Judiciary buys and does. अब जो पावर प्रोवाइड किया गया आर्टिकल 91(A) में, क्या यह एब्सोल्यूट है? नो, इट इज नॉट एब्सोल्यूट। यह रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के तहत काम करता है और 19(2) से यह कंट्रोल किया जाता है। 19(2) के साथ साथ आर्टिकल 21 भी काम करता है। जस्ट लिसन केयरफुली। जो हमारा 19(1)A में राइट है, द राइट प्रोवाइडेड अंडर 19(1)A is not absolute and restricted by 19(2), and it is further limited by right to privacy under Article 21. Therefore, 19(1)A has two limitations, 19(2) and 21. Clear? अब राइट टू प्राइवेसी इज ऑल्सो नॉट एब्सोल्यूट। जो राइट टू हैव इंफॉर्मेशन है, यह भी अनरिस्ट्रिक्टेड राइट नहीं है, कोई भी इंफॉर्मेशन आप गैदर कर लो। तो जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है ऑन द राइट टू इंफॉर्मेशन, यह हमेशा परमिसिबल होगा इन द इंटरेस्ट ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट। अब नाउ लेट्स सी द आर्टिकल 92। Now let's travel towards the Article 92. कि Article 92 क्या कहना चाह रहा है? Just travel to Article 92. जो Article 92, अब आप देखिए Article 92 क्या है? यह गवर्नमेंट को विथहोल्ड करने की परमिशन देता है फॉर इंफॉर्मेशन कुछ मैटर्स को। क्या क्या है? इंटरनेशनल रिलेशन, नेशनल सिक्योरिटी, पब्लिक सेफ्टी, investigation, detection and prevention of crime, internal deliberations of the government,
Information received in confidence from a source outside government. Information which is disclosed would violate the privacy of an individual. Information of economic nature include trade secrets which would disclose would confer an unfair advantage on some persons. Information subject to the claim of legal professional privileges, scientific discoveries. अभी ये लिस्ट आपको याद होनी चाहिए, ABCD करके इसमें कोई दिक्कत कर देंगे। क्लियर? फ्रीडम ऑफ प्रेस, यूएसए में जो फ्रीडम ऑफ प्रेस एक्सप्रेशन है वो स्पेसिफिक फोकस करता है फ्री प्रेस। इंडिया में जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है इंप्लाई करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जो 19(1)(a) में गारंटेड है। तो जैसे हमने पहले बात की, कोई स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं है जो फ्रीडम ऑफ प्रेस को इंश्योर करे। सुप्रीम कोर्ट ने कई केसेस में कहा है कि फ्रीडम ऑफ प्रेस इज ए नीडेड फॉर डेमोक्रेटिक सोसाइटी। तो आर्टिकल 91A applies to citizens only. Therefore, a non-citizen running in newspaper cannot seek the guarantee of this cause. This is very important. यही सवाल जो कराएंगे आपसे, चूंकि 19(1)(a) सिर्फ सिटीजन के लिए है, इसलिए कोई नॉन सिटीजन है जो रन कर रहा है किसी प्रेस को, तो वह इसके तहत वह अपनी सुरक्षा का दावा नहीं कर सकता है। राइट टू पिकेटिंग, डिमॉन्स्ट्रेशन, स्ट्राइक बंद। पीसफुल पिकेटिंग जो है वह एक क्या है, फ्री स्पीच है, नॉन वायलेंट एक्ट्स है। जो पिकेटिंग और डिमॉन्स्ट्रेशन है यह नॉन वायलेंट एक्ट है परसुएशन का। लेकिन जहां तक सवाल है गवर्नमेंट सर्वेंट का, जुडिशियल व्यू क्या बोलता है कि व्हाइल बैनिंग डिमॉन्स्ट्रेशन इज नॉट वैलिड, strike by them can be validly private. The government servant does not by accepting, accepting. By accepting government service loses fundamental right. तो जो सरकारी नौकर है वह सरकार की सेवा प्राप्त करने के पश्चात आर्टिकल 9 के तहत जो उनके पास डिमॉन्स्ट्रेशन का राइट है उसको लूज नहीं करते हैं। डिमॉन्स्ट्रेशन क्या है, एक विजिबल मैनिफेस्टेशन है इसका, फीलिंग्स का, सेंटिमेंट्स का, जो इंडिविजुअल का ग्रुप होता है। यह क्या है, यह कम्युनिकेशन ऑफ वंस आइडियाज है। एक व्यक्ति अपने आइडियाज का कम्युनिकेशन दूसरे से करता है, किस फॉर्म में, स्पीच या एक्सप्रेशन में। अब चूंकि स्पीच नीड नॉट बी वोकल, साइलेंस मेड बाय ए डम्ब पर्सन वुड आल्सो बी फॉर्म ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इसलिए सर्टेन फॉर्म्स ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन would fall under Article 91A. Now you try to read the Gandhian principle, and you see what Gandhian principles are. The Gandhian principles for the demonstration, picketing, strike is communicating one's own ideas of an individual or a group or society. This cannot be controlled. But does it mean that any person has the license to do anything? This Gandhi has not said. Gandhi always said the peaceful resistance, peaceful demonstration. तो जो एक बड़ा सिद्धांत है कि एक सरकारी नौकर ने सेवा स्वीकार की, it does not mean he has lost his right, his fundamental rights provided under Article 91. And the demonstration is a manifestation of feelings or sentiments. ये एक आदमी के आइडियाज का प्रस्फुटन है, एक्सप्रेशन है। इसलिए सर्टेन फॉर्म्स ऑफ जो डिमॉन्स्ट्रेशन है वो एडवाइजेबल है। जो बैन ऑन स्ट्राइक है, अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे, बैन ऑन स्ट्राइक ये जस्टिफाइड है, ये 19(2) से अपनी स्ट्रेंथ को प्राप्त करता है।
अबाउट 92 इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ऑर्डर। तो जो भी स्ट्राइक लीड करती है ब्रीच ऑफ पब्लिक, देखिए आप इन दोनों को साथ समझने की कोशिश करिए। पहले मैंने समझाने की कोशिश की आपको कि स्ट्राइक, बैन, पिकेटिंग, बंद इज वंस ओन फंडामेंटल राइट। It is one's own fundamental right. Now come on the second part. If this fundamental right can be controlled by Article 92. Why? By the public order, in the interest of public order. इसलिए जो भी स्ट्राइक या बैन है जो लीड करता है पब्लिक ट्रैंक्विलिटी को, वह 19(2) के लिमिटेशन में आता है। स्ट्राइक को लिए कोई फंडामेंटल राइट नहीं आता। देयर वाज नो फंडामेंटल राइट टू रिसोर्ट टू स्ट्राइक। अब जो बंद की कॉल, क्या बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है ये सब सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वही मैं कुछ कर रहा हूं। मैं जो एक बंद का कॉल है ये डिफरेंट है कॉल फॉर जनरल स्ट्राइक और प्रोटेस्ट। देयर इज ए डिस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी। बंद में क्या होता है? पब्लिक प्रॉपर्टी का डिस्ट्रक्शन होता है। कोर्ट ने हमेशा एक डिस्टिंक्शन ड्रॉ किया है बाय ए बंद एंड स्ट्राइक। बंद क्या होता है? बंद विद एक्सरसाइज ऑफ फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल फ्रीडम ऑफ अदर सिटीजन। अब आपने एक बंद का आयोजन किया, यू आर इंटरफियरिंग विद द फंडामेंटल राइट ऑफ अदर सिटीजन्स। Suppose in the Bandh you have stopped the public transport. What does it mean? You are interfering the fundamental right of other people who are interested to travel by public transport. As you are claiming that you have fundamental right to Bandh or strike or control the public transport, the same time you are interfering with the right of the other people. Therefore, बंद जो है वह ऐसा फंडामेंटल राइट आप क्लेम करना चाहते हो जो दूसरे आदमी के फंडामेंटल राइट को रिस्ट्रिक्ट करता है। दूसरा, ये नेशनल लॉस करता है। सो मेनी केस तो फंडामेंटल राइट ऑफ पीपल एज होल कैन नॉट बी एज सबसेर्विएंट टू क्लेम ए फंडामेंटल राइट ऑफ एन इंडिविजुअल। आप एक बड़ी कायनात का, बड़ी जमात का फंडामेंटल राइट हो के अपने फंडामेंटल राइट बात नहीं कर सकते। Therefore, no person has the right to cause inconvenience to any other person. This is the logic to control the hartal, the bandh, the strike. Got it? Right to travel abroad. जो राइट टू ट्रेवल अब्रॉड है यह इसेंशियल पार्ट है फ्रीडम जो गारंटी हुआ है 191 और जी में। जो राइट टू ट्रेवल अब्रॉड है यह स्पेसिफिकली फंडामेंटल राइट में मेंशन नहीं है। सेक्शन 10(3)(c) ऑफ द पासपोर्ट एक्ट जो ऑथराइज करता है इंपोजिशन ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑफ राइट टू गो अब्रॉड। जब आप पासपोर्ट को इंपाउंड करते हो, यह वाइड नहीं है अंडर 19(1) और जी। पासपोर्ट को इंपाउंड करना और लॉजिकल बैकग्राउंड इज नॉट रॉन्ग एट ऑल। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी का भी पासपोर्ट इंपाउंड कर लो। आपको सर्कमस्टांसेस बताने पड़ेंगे किन सर्कमस्टांसेस में पासपोर्ट इंपाउंड किया गया है। तो ऐसा सिचुएशन हो सकता है कि डिनायल ऑफ द राइट टू ट्रैवल अब्रॉड, यह सिटीजन का राइट रोका जा सकता है। ये कार्डिनल प्रिंसिपल है कि जब जो आर्टिकल 19(1) और जी है वो इन्फ्रिंज होता है पासपोर्ट है। जब आपने पासपोर्ट को इंपाउंड किया तो आपको जस्टिफाई करना होगा 19(2) और 19(6) में। जस्ट लिसन केयरफुली कि अगर आपने पासपोर्ट इंपाउंड किया तो आपको इन दोनों को जस्टिफाई करना होगा। जो एप्लीकेशन है सेक्शन 10(3)(c) का पासपोर्ट एक्ट का, इसको पढ़ना होगा। जो शब्द है पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी,
जो यूज किया गया है आर्टिकल 92। इस पावर को विथ कॉशन आपको इस्तेमाल करना होगा। इसको आप लाइटली एक्सरसाइज नहीं कर सकते। क्यों? यह एक बेसिक ह्यूमन राइट है जो आर्टिकल 13 यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट दिया गया है। यह एक वैल्यूबल राइट है और यह एक पर्सनल लिबर्टी है जो अथोराइज करता है हर आदमी को, और आज किसी अथॉरिटी को इंटरफेयर करते समय इसको ध्यान रखना होगा। रिस्ट्रिक्शन अंडर 92, स्टेट लॉ बना सकता है इम्पोजिंग रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। इसमें इन द इंटरेस्ट ऑफ सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, फ्रेंडली रिलेशंस with foreign states, public order, decency, morality, integrity, contempt of court, defamation, incitement of offense offense. तो जो लेजिस्लेटिव पावर एक्सरसाइज हो कैन बी सब्जेक्टेड टू जुडिशियल, आप करोगे तो जुडिशियल रिव्यू का ध्यान होगा। नॉइज पोल्यूशन, जो इन्वायरमेंट का इशू है वह इंपॉर्टेंट है, और यहां ये आर्टिकल 21 को अट्रैक्ट कर गया है। Environment को, to protect the environment is a duty of the state. The court has invoked Article 921 and 19 to both. To tackle the issue of pollution, Article 21 has been invoked. Article 19 को जो इंटरप्रेट किया गया है एंटी इन्वायरमेंटल एक्टिविटीज को ध्यान रखते हुए, तो जो एंटी इन्वायरमेंट एक्टिविटीज है उसको ध्यान रखना चाहिए और उनको प्रोटेक्ट नहीं किया जाना चाहिए। तो कोर्ट ने जो नॉइज अलाउ किया है विद इन लिमिट्स, जबकि नॉइज पोल्यूशन का कोई मेंशन नहीं है आर्टिकल आप पढ़े तो कहीं नहीं है, लेकिन कोर्ट ने इंटरप्रेट किया है। ऐसे जो नॉइज है फ्रीडम ऑफ अदर्स में यह इंटरफेयर करता है, और every right has certain responsibility, therefore person enjoys his rights under Act 91 must be cause convenience minimum to others. It is your 19(1)(a) and 19(2). किसी को क्लियर नहीं हुआ बताइए। आई ट्राइड हार्ड, जितने इश्यूज हो सब यहाँ पे सामने आ जाए, किसी क्लियर ना हुआ तो यू जस्ट टेल मी। Anyone has any doubt, any problem? Should I start next chapter? It's enough for today. बोलिए जल्दी बताइए। I always repeat one thing कि जब तक आप एनालिटिकल होकर नहीं पढ़ोगे बहुत बेहतर काम नहीं हो पाएगा। तो you need to be analytical, you need to analyze it। दूसरा, आप एक लिंकिंग सीखने की कोशिश करिए, और अगर आप इसको देखें तो हम लोगों ने जो एक अपनी करंट अफेयर्स की एनालिसिस की परंपरा शुरू की है उसमें हम लोग एनालिसिस पे जोर देने की कोशिश करते हैं। कोई ऐसा पॉइंट है जो आपको समझ आ रहा है, कोई इशू है जो आपको क्लियर नहीं हुआ हो? इफ देयर इज जस्ट टेल मी। 2-3 क्वेश्चन लिखिए आप, राइट डाउन वन क्वेश्चन। देखिए क्लैश ऑफ टू वैल्यूज, देखिए एक क्लैश ऑफ टू वैल्यूज, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, कॉमा, to improve and strengthen the democratic fabric of the country. Clash of two values, पहला freedom of speech and expression, second to improve and strengthen the democratic fabric of the country. What need to be preferred? क्वेश्चन समझ आया? अपने पास दो वैल्यूज हैं, एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन,
दूसरा डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस। योर टू वैल्यूज, पहला क्या है, पहला वैल्यू आप बात करते हो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। दूसरा, हम डेमोक्रेटिक फैब्रिक है इसको इंप्रूव करें, इंप्रूव डेमोक्रेटिक फैब्रिक। आप लोग क्या करो, आप लोग लैंग्वेज चेंज किया करो, लैंग्वेज चेंज करने से आराम आता है, आपको और हो जाता है। दूसरा क्या है, इंप्रूव डेमोक्रेटिक फैब्रिक ऑफ द कंट्री। अगर इन दोनों में, अगर इन दोनों में क्लैश हो जाए तो क्या होगा? सपोज द क्वेश्चन हैज बीन फ्रेम्ड having a clash with these two, what's the answer? बताइए। अब इसको प्रेफरेंस दिया जाए या इसको प्रेफरेंस दिया जाए? गॉट इट? प्रेफरेंस किसको दिया जाए? हमारे पास ए और बी दो है। ए क्या है, स्पीच का इश्यू, बी क्या है, डेमोक्रेटिक फैब्रिक का इश्यू। अब इन दोनों में क्लैश हो गया, व्हाट विल यू प्रेफर? चलिए, किसको प्रेफर करोगे? वाई? चलिए, why you want to prefer the B not the A? बताइए, क्या दोनों में क्लैश होगा? क्या दोनों में क्लैश होगा? क्या दोनों में क्लैश होगा? इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस इश्यू को कंसीडर किया है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने इसको कंसीडर किया है। नोटा होनोहॉर्न केस है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इश्यू कंसीडर किया है कि अगर दोनों में क्लैश हो तो आप क्या करोगे। अब ये हुआ था एंटी डिफेक्शन लॉ के इश्यू में। एक ऐसे आपका सवाल बन रहा है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। आपको इस केस को पढ़ने की जरूरत नहीं है, जस्ट यू जस्ट लिसन। जो एंटी डिफेक्शन लॉ आया, उस एंटी डिफेक्शन लॉ में कोर्ट ने जो ये बात है, तो सुप्रीम कोर्ट ने रिफ्यूज कर दिया टू टेस्ट द एंटी डिफेक्शन लॉ बाय द पार्लियामेंट टू प्रोहिबिट द डिफेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेचर पार्लियामेंट from one political party to another against the touchstone of Article 19(1)(a). Again, listen carefully. In the Nota case, Supreme Court has refused to test the anti-defection law, जो पास किसने किया था? पार्लियामेंट ने, to prohibit defection of members of legislature parliament from one political party to another against the touchstone of Article 19(1)(a). इसलिए एक क्लैश होता है ऑफ टू वैल्यूज। पहला, फ्रीडम ऑफ स्पीच। जो डिफेक्शन क्या है, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है। डिफेक्शन, व्हाट इज डिफेक्शन? इट्स फ्रीडम ऑफ स्पीच। मैं साथ देना चाहता हूं, तो यह एक डिफेक्शन है जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है। और दूसरा, improve and strengthen the democratic fabric of the country. तो कोर्ट ने प्रेफरेंस क्या दिया? टू प्रमोशन ऑफ डेमोक्रेसी ओवर फ्रीडम ऑफ स्पीच। And if there is any inconsistency, I'm not on the principle, if there is inconsistency between these two, if there is any inconsistency between speech and the democratic values, unprincipled defection is a पॉलिटिकल एंड सोशल इविल।
तो जो अनप्रिंसिपल्ड डिफेक्शन है यह सोशल इवेंट है और ये क्या करता है, यह हमारे डेमोक्रेटिक फैब्रिक को खराब करता है। अब इस पे आप जैसे सवाल बनाइए, जस्ट ट्राई टू मेक क्वेश्चन। अब जो आपको एक तथ्य क्या मिला कि एक जो हमारा डिफेक्शन है उसमें क्लेम क्या है, यह मेरी अंतरात्मा की आवाज है, यह हमारा अधिकार है, यह हमारा राइट टू एक्सप्रेस है। नाउ यू कम ऑन दिस पार्ट कि वेदर द डिफेक्शन इज वीकनिंग द our democratic fabric or not. Any unprincipled defection is weakening the fabric of the democratic norms. Therefore, you cannot take the shelter of the freedom of expression. Clear? लेकिन लॉजिक बनाइए ना यार, जैसे सुप्रीम कोर्ट लॉजिक बनाता है। यू ट्राई टू मेक, अगर आप सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को पढ़िए तो आपको दिखेगा बड़ी सिंपल सी बात को लिखते हैं, तो उसी को इंटरप्रेट करते हैं। भाषा समझ है, लॉ की समझ है, लेकिन बहुत कई बार कॉमन सेंस होता है। सो मेनी टाइम्स यू फाइंड कॉमन सेंस। जब मैं आप पहले सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स पढ़ता हूं तो मैं हमेशा पाता हूं कि बहुत कॉमन सेंस का इस्तेमाल करते हैं, बहुत सिंपल सी बात करते हैं, फिर उसमें कानून लगाते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन लगाते हैं, अपनी लैंग्वेज लगाते हैं। दीज आर द वेरी नाइस थिंग्स व्हिच दे हैव, but most of the time they try to understand the common sense, they try to use the common sense only. Is clear? तो इसलिए जो आर्टिकल 91 है इसको पढ़ा जाना चाहिए, लिबर्टी ऑफ थॉट से, एक्सप्रेशन से, बिलीफ से, फेथ से। कोई और क्वेश्चन आप लोगों के पास बताइए? Anyone has any question? No, कोई सवाल नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए यार, कोई सवाल होना चाहिए। कोई भी सवाल न होना खतरनाक चीज है। मेरे ख्याल से 91 नहीं 92 तो हो गया, मुझे और कुछ दिख नहीं रहा है। Now tomorrow we'll start article 19(1) का, तो कल हम 19 को और 20 को पूरा फिनिश करने की कोशिश करेंगे। टुमारो आई विल ट्राई टू फिनिश इट 19-20 को। अगर डेडिकेटेड ग्रुप से अगर किसी को निकाला गया होगा तो आप तो क्लास नहीं करते होंगे। देखिए, वी आर वेरी कंसर्न, अपने लगातार लोगों को कम करना चाह रहे हैं, बिकॉज वी वांट टू कंसंट्रेट ऑन द फ्यू एस्पायरेंट्स। वी आर वेरी कीन फॉर द सिलेक्शन। जिसका सिलेक्शन में ऋतिक बंद कर दो रिकॉर्डिंग, जिसका सिलेक्शन में हो सकता